कि मुस्लिमों को हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए जगह देनी होगी। इसके अलावा पीओके की स्थिति भी जानेंगे। वहां कल लाखों लोग मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च निकालने वाले। उससे पहले इस्लामाबाद में टेंशन आई है। इस आजादी मार्च से मुनीर परेशान है, सत्ता उनकी हिल रही है। खैर, आज ग्लोबल फिक्र अमेरिका ईरान में तीसरे राउंड के युद्ध की, जिसमें तीसरे दिन हर ओर तबाही हुई है। युद्ध की तीसरी रात अमेरिका ने ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया है। जवाब में ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी सैन्य बेस को चुन चुन कर निशाना बनाया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि आज यानी चौथी रात भी ईरान में फिर से बड़े हमले होंगे, जिस पर ईरान ने करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। लेकिन आज इस युद्ध का मकसद डिकोड करना जरूरी है। वो मकसद जिसके बारे में ट्रंप अब खुलकर बातें कर रहे हैं, वो मकसद जिसे लेकर मुश्तबा भी ट्रंप को चुनौती देने लगे हैं। ये बारूदी मकसद 2 सवालों के इर्द गिर्द घूम रहा है। खाड़ी में सबसे ताकतवर कौन और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर कब्जा कौन करेगा। यानी इस जंग का एपिसेंटर अब होर्मुज़ बन चुका है, जिस पर कब्जे की जंग हो रही है। ईरान होर्मुज़ से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों से टोल वसूलना चाहता है। ट्रंप ने भी ऐलान किया है कि वो होर्मुज़ में 20% टोल वसूलेंगे, और दोनों ये बखूबी जानते हैं कि ऐसा करना संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून का खुला उल्लंघन है। लेकिन परवाह किसको है? सवाल यह है कि बिजनेसमैन स्लैश राष्ट्रपति ट्रंप, जो मुनाफे के लिए युद्ध भी कर सकते हैं, क्या वो अपने लाभ के लिए अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी जला देंगे? क्योंकि इस लड़ाई से कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से आसमान छूने लगी हैं, और घाड़ी में उठती युद्ध की चिंगारियों से बुरे संकेत यही मिल रहे हैं, जिसमें अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर देने की धमकियां भी गूंज रही हैं। लेकिन पहले यह देखिए, यह लिस्ट, अरब वर्ल्ड में क्या वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, या मिनी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, या अरब वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है? क्योंकि इसमें अमेरिका शामिल है। ध्यान से देखिए, एग्रेसर, एक एग्रेसर ये है, और लास्ट एग्रेसर कौन है? खैर, ईरान शामिल है, बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब, यमन और इजराइल। ये सभी देश प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर इस जंग में शामिल हैं। इस लिस्ट में कुल 10 देश दिखेंगे, और इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम सऊदी अरब और यमन का है। यमन में हूती विद्रोहियों से सऊदी की दुश्मनी पुरानी है, जिसका नया चैप्टर खुल चुका है। सऊदी और हूती ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागकर इस जंग का दायरा बढ़ा दिया। लेकिन अभी अमेरिका ईरान युद्ध में फिक्र बढ़ाने वाली है। वीडियो रिपोर्ट। अमेरिका ईरान में पिछले 1.25 साल से यही खेल चल रहा है। अमेरिका की सेना ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट करती है, फिर ईरान की तरफ से मिसाइलों वाला जवाब दिया जाता है। बीती रात भी यही हुआ। ईरान पर अमेरिका का बहुत बड़ा हमला हुआ। दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में धमाके सुनाई दिए। ईरान के कोस्टल सर्विलेंस और रेडार सिस्टम तबाह कर दिए गए। सेंटकॉम के टारगेट पर ड्रोन और मिसाइल ठिकाने थे। होर्मुज़ में ईरानी नेवी के हमले की क्षमता को नष्ट करने का दावा किया गया। सिरिक द्वीप पर भी अमेरिकी सेना का प्रहार हुआ। बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस से दागी गई मिसाइलों से ईरान का बुशहर शहर भी दहल उठा। इन हमलों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि अमेरिका ने पहली बार सी ड्रोन का इस्तेमाल भी किया। बंदर अब्बास में सबमरीन रिपेयर डॉक को इसी सी ड्रोन से नष्ट किया गया। हमले की तीसरी रात अमेरिका का ईरान पर 5 घंटे लगातार हमला जारी रहा। होर्मुज़ में ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह किए गए। वहां सेंटकॉम ने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए। ईरान के लिए आज भी कयामत की रात हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान पर नॉन स्टॉप हमले होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास ईरान के टारगेट की लंबी लिस्ट है। ईरानी सैन्य लीडरशिप की लोकेशन पर भी नजर है। यानी अब ट्रंप इशारों में मुस्तबा को टारगेट करने की वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन मुस्तबा भी अमेरिका के हर हमले का माकूल जवाब दे रहे हैं। ईरान ने हर बार की तरह बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट को टारगेट किया। वहां तैनात पेट्रियट रेडार को नष्ट कर दिया। एयर कंट्रोल रेडार भी तबाह करने का दावा किया। सीरैम अर्ली वार्निंग रेडार को नष्ट किया गया। 28 फरवरी से लेकर अब तक बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट पर ईरान का यह कुल मिलाकर 7वां हमला था, जिसके बाद बहरीन में हाई अलर्ट घोषित किया गया। बहरीन के अलावा जॉर्डन में भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वहां भी अमेरिकी एयरबेस को निशाने पर लिया गया। IRGC का दावा है कि जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा है। अब जरा ये तस्वीर भी देखिए। कतर, बहरीन पर दागी गई मिसाइलों में ईरान की तरफ से एक चेतावनी भरा संदेश भी लिखा गया था। इन मिसाइलों पर लिखा था गेम ओवर USA, यानी खाड़ी में अमेरिका का खेल खत्म करने की धमकी दी गई। इसके अलावा ईरान के हमले का दंश UAE ने भी भोगा। UAE से जुड़े 2 ऑयल टैंकर्स पर अटैक की रिपोर्ट आई। पता चला कि इन ऑयल टैंकर्स को यूनाइटेड स्टेट्स फोर्स ही सुरक्षा दे रही थी। देखिए, अब एक चीज साफ है कि ये जो गैप था
ये जो गैप था युद्ध में, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, ऐसा लग रहा है ये हथियारों की पूर्ति करने के लिए था और नए स्ट्रैटेजिक असेसमेंट के लिए था। अमेरिका ईरान की इस जंग में आज सऊदी अरब भी एंट्री ले लेता है। सऊदी ने यमन की के सना एयरपोर्ट पर बमबारी की है, विजुअल उसी के। एयरपोर्ट के रनवे को मिसाइलों से उड़ाया, ईरानी विमान रोकने के लिए बमबारी की गई। दरअसल ईरान ने आज यमन की 10 साल की नाकाबंदी तोड़ दी। आपको हम बताते हैं कैसे। ईरान का एक विमान हूती डेलीगेशन को लेकर यमन पहुंचा। यमन के होदेइदा एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग हुई। सऊदी की नाकाबंदी को ईरान ने नाकाम किया और इसके पीछे की कहानी यह है कि यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की तरफ से सालों से हवाई, समुद्री और जमीनी नाकाबंदी लागू है। मार्च 2015 में जब सऊदी गठबंधन ने यमन सरकार की मदद के लिए हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था, तब से यह नाकाबंदी है, जिसे आज ईरान ने तोड़कर एक तरह से सऊदी को चैलेंज किया है, जिसके जवाब में यमन पर सऊदी का हमला हुआ और जब सऊदी ने अटैक किया तो हूती विद्रोहियों ने भी तुरंत जवाब दिया है। हर कोई जानना चाह रहा था इस युद्ध में हूती की एंट्री कब होगी। हो गई एंट्री। हूती ने सऊदी के आबा एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी और हमले के बाद सऊदी के इस एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रोक दी गई। सऊदी के किंग खालिद एयरपोर्ट पर भी अटैक किया गया है। एयरपोर्ट परिसर में मिसाइल गिरने से हड़कंप मच गया है। हूती के जवाबी हमलों के बाद यमन में लोगों ने जश्न मनाया। सोचिए सर, अफसोस। खैर देखिए, जंगी खौफ के बीच सड़कों पर आतिशबाजी की गई। वहीं कतर ने सऊदी और हूती हमले की निंदा की है। इससे सऊदी की संप्रभुता और सुरक्षा के मद्देनजर गंभीर खतरा बताया गया है। लेकिन हूती ने इसके बाद एक ऐसी धमकी दी है जिसने पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा दी है। ध्यान से देखिएगा, हूती ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की वार्निंग दी है। रेड सी में रास्ता रोककर ग्लोबल ट्रेड ठप करने का ऐलान कर दिया है। यह है बाब अल मंदेब। ध्यान से देखिएगा, बाब अल मंदेब स्ट्रेट लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। इस सकरे मार्ग से रोजाना 70 से 88 लाख बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट गुजरता है। यह मात्रा दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 10 से 12% है। कतर और पश्चिम एशिया के दूसरे प्रमुख गैस उत्पादक देश इसी रूट का इस्तेमाल करके यूरोप के ऊर्जा ग्रिड को एलएनजी की आपूर्ति करते हैं। हूती ने अगर बाब अल मंदेब को बंद किया तो फिर यहां से तेल और गैस ले जाने वाले टैंकरों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए घूमकर जाना पड़ेगा। इस वैकल्पिक रास्ते से जाने के कारण यात्रा का समय 12 से 15 दिन बढ़ जाएगा। जहाजों का ईंधन, बीमा, लागत और माल ढुलाई का किराया काफी महंगा हो सकता है। और मुझे अफसोस इस बात का है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। इस युद्ध के दौरान पूरी दुनिया ने, अमेरिका के पास्ट प्रेसिडेंट्स ने, अमेरिका के सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर ईरान ने बंद कर दिया तो हमारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ट्रंप ने बाद में एहसास किया कि हां, उससे तो मुश्किल हो सकती है। अब मुझे समझ में आ रहा है, क्या अब उनको यह भी समझाना पड़ेगा कि बाब अल मंदेब अगर बंद हो गया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी घुटनों पर होगी। एट व्हाट कॉस्ट? जिस सऊदी पर हमला हुआ है वो सऊदी ट्रंप के दामाद के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। यह भी एक फैक्ट है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पहले से ही लॉक लगा हुआ है, जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर रेड सी में बाब अल मंदेब को भी रोका गया तो फिर ऐसे में तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जिसके बाद वैश्विक आर्थिक सुनामी आने में देर नहीं लगेगी और एक उल्टी सुनामी आएगी टर्म के लिए मिड टर्म पोल्स में। वैसे भी अमेरिका ईरान में नए संघर्ष के कारण कच्चे तेल के दाम अभी से रॉकेट बन गए। 6 जुलाई को क्रूड ऑयल की कीमत $68 प्रति बैरल थी, जो आज $80 प्रति बैरल पहुंच गई है। यानी पिछले 8 दिनों में $12 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई है। होर्मुज में 20% टोल पर 24 घंटे में ट्रंप का यू टर्न। ट्रंप ने 20% टोल की जगह यूएस में निवेश की शर्त लगाई। खाड़ी के देश अमेरिका के साथ ट्रेड डील करेंगे। ट्रंप ने कहा 20% टैक्स की जगह यूएस में निवेश की शर्त। ट्रंप ने कहा ईरान को छोड़कर सभी के लिए होर्मुज खुला है। ट्रंप ने कहा ईरानी पोर्ट से आने वाले जहाजों को रोकेंगे ट्रंप। ट्रंप ने एक बहुत बड़ी कंडीशन रख दी। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल ट्रंप या नेगोशिएशन वाले ट्रंप। ट्रंप ने यही कंडीशन यूरोप पे रखी थी और यूरोप उनसे दूर हो गया है।
मिडल ईस्ट, पश्चिम एशिया, कहीं ट्रंप से अब दूरी बनाना शुरू नहीं करते। ईरान अमेरिका युद्ध में अभी की जंग का मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट की तरफ जाने वाले रास्ते पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी बमबारी से ईरान में कोहराम मचा हुआ है। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए। सेंटकॉम ने ईरान के मिसाइल और एयर डिफेंस उड़ाने का दावा किया, तो ईरान ने एक जहाज में लगी भीषण आग का वीडियो जारी करते हुए कहा है कि इस जहाज को अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की परमिशन दी थी, लेकिन ईरान से इस बारे में कुछ नहीं पूछा गया। अब यह जहाज समंदर के गर्त में समा गया है। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए सिर्फ IRGC ही आखिरी इजाजत दे सकता है, यानी अमेरिका और ईरान होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दावा कर रहे हैं। हर रोज कई लाशें बिछ रही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से हुई है जो उन्होंने कुछ घंटे पहले ट्रुथ सोशल पर जारी किया है। ट्रुथ सोशल, व्हाट एन ऑक्सीमोरॉन फॉर ट्रंप। उन्होंने खुद को होर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक बताते हुए लिखा कि यह समुद्री रास्ता पूरी तरह से खुला है और इसमें ईरान का कोई दखल नहीं है, जबकि ईरान की तरफ से कई लोगों ने एक साथ जवाब दिया है। इसमें मिलिट्री हेडक्वार्टर खात्म अल-अंबिया से लेकर IRGC और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी शामिल हैं। ईरान ने ट्रंप को सिर्फ धमकी नहीं दी है, उनका मजाक उड़ाया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि अब से हम होर्मुज के संरक्षक हैं। कैसे? और होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टोल वसूलेंगे। हालांकि इस पर यूटर्न आ गया, जो भी हमने आपको बताया। इस पर ईरान ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा 20% टोल बहुत ज्यादा है, हम उचित फीस वसूलेंगे। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि हम ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी फिर से लागू करेंगे। इस पर ईरान ने जवाब दिया, अमेरिका को होर्मुज में दखल की कोई इजाजत नहीं है। ट्रंप ने कहा होर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका संभालेगा। इस पर एक ईरानी दूतावास ने जवाब दिया, होर्मुज को भूल जाओ, लिंडसे ग्राम की कब्र संभालो। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज पर टोल टैक्स से सुरक्षा पर खर्च की भरपाई करेंगे। इस पर ईरान ने कहा अमेरिका की हरकतें पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। एक बड़ा सवाल यहां पर आप जानते हैं क्या है? जो पेपर पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, वो स्ट्रैटेजी पेपर पर ही अच्छी लगती है। प्रैक्टिकलिटी यह है कि एक तरफ है पर्शियन गल्फ और एक तरफ है गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ में सिर्फ ईरान का दबदबा चलता है, एक छोटा सा यूटर्न आता है जो गल्फ ऑफ ओमान की तरफ जाता है, वहां पर अमेरिका है। पर्शियन गल्फ को ईरान कंट्रोल करता है, यानी होर्मुज स्ट्रेट आप समझ सकते हैं कौन कंट्रोल करता है। होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप के अड़ियल रवैये के बाद अब उनका खुला विरोध होने लगा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि होर्मुज जैसे अंतरराष्ट्रीय रूट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल नहीं लगाया जाना चाहिए। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप की आलोचना करते हुए इस टोल को समुद्री डकैती जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि कोई देश समुद्री डाकू जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। वैसे होर्मुज में टोल वसूलना उसी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है जिसका हवाला देकर अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी की थी। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, यूटर्न लेना उनकी आदत है, इसीलिए उन्होंने मुनाफे के लिए अपनी होर्मुज पॉलिसी बदल दी है। पहले ईरान के टोल वसूलने का विरोध किया, अब खुद 20% शुल्क का ऐलान किया, लेकिन अब तो यह भी कह दिया है कि शुल्क मत लगाओ, अमेरिका में इन्वेस्ट करो। पहले कहा समुद्री मार्ग पर किसी एक का अधिकार नहीं है, अब अमेरिका को होर्मुज का संरक्षक बता दिया है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि होर्मुज से बिना किसी खतरे और टोल के जहाज गुजरेंगे, अब कह रहे हैं कि बिना टोल दिए जहाज नहीं जाएंगे। ट्रंप ने कहा था कि मुफ्त सुरक्षा देकर तेल की कीमतें घटाएंगे, लेकिन अब खुद टोल लगाकर तेल कीमतों में आग लगाने की तैयारी है। ट्रंप को समझना होगा कि यूएन कन्वेंशन का अनुच्छेद 37 सभी जहाजों और विमानों को समुद्री रास्तों से गुजरने का अधिकार देता है और इन रास्तों को उनकी सहूलियत के हिसाब से नहीं रोका जा सकता। लेकिन ट्रंप कहां सुनने वाले हैं? अगर कुछ सुन रहे होते तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करवा लेते। वैसे ट्रंप की नजर सिर्फ होर्मुज पर नहीं है, बल्कि ईरान के खिलाफ अपने विस्फोटक प्लान में उन्होंने एक नई लोकेशन लॉक कर दी है। पिकेक्स माउंटेन, परमाणु रहस्यों से भरा ईरान का यह पहाड़ अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी चेतावनी दी है। ये वही सीक्रेट एरिया है जहां तेहरान के यूरेनियम का विशाल भंडार सुरक्षित है। ट्रंप ने इसे तबाह करने की कसम खाई है, लेकिन क्या यह ऑपरेशन अमेरिका के लिए इतना आसान होगा? आखिर क्यों यह कहा जा रहा है कि पिकेक्स की राह में कांटे ही कांटे हैं? रिपोर्ट देखें। पिकेक्स पर्वत ईरान का सबसे सुरक्षित और सीक्रेट न्यूक्लियर बंकर, जिस पर अब सीधे डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। वहां किसी भी दिन कभी भी अमेरिकी अटैक हो सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप के पास खुफिया रिपोर्ट है कि इस अंडरग्राउंड ठिकाने में परमाणु विनाश का बहुत बड़ा स्टॉक है, वो एनरिच्ड यूरेनियम, जिसे पाने के लिए ट्रंप 2 साल से बेताब हैं। ट्रंप ने तेहरान को पहले ही चेतावनी दी और उनका टारगेट भी फिक्स है, लेकिन पिकेक्स के लिए कहना जितना आसान है, कोई एक्शन ले पाना उतना ही कठिन। इसे एक एआई वीडियो से समझते हैं। पिकेक्स माउंटेन के नीचे बनी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी कुछ इस तरह की हो सकती है, जहां भारी संख्या में ईरानी सैनिकों की तैनाती है। उनकी सुरक्षा में ही पिकेक्स के पाताल में ईरान का चोरी छिपे न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। मार्च में पिकेक्स माउंटेन की सैटेलाइट तस्वीरें भी वायरल हुई थीं, जिसमें काफी नीचे न्यूक्लियर फैसिलिटी तो दूसरी तरफ एंट्री गेट बताया जा रहा है। पिकेक्स के काफी नजदीक ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट है, जहां पिछले वर्ष अमेरिका ने B-2 विमानों से बंकर बस्टर बम गिराकर तबाही करने का दावा किया था। दावा यह भी है कि ईरान ने वहां हुए हमलों से पहले ही अपने 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम पिकेक्स में शिफ्ट किए थे, जिन्हें थोड़ा और शुद्ध कर लिया गया तो इतने मटेरियल से ईरान जब चाहे 10 परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप इसी बात से परेशान है, लेकिन ऑपरेशन कैसे कर पाएंगे, ये एक सवाल है, क्योंकि पिकेक्स की भौगोलिक स्थिति और बनावट कुछ ऐसी है जो ट्रंप के सैन्य ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। अमेरिका के पास इस ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए या इस पर काबिज होने के लिए 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प B-2 स्टेल्थ जेट के जरिए बंकर बस्टर बम गिराए जाएं, लेकिन जानकारों के मुताबिक पिकेक्स पहाड़ पर B-2 बॉम्बर से हमला भी बेअसर साबित होगा। इसकी वजह यह है कि यूरेनियम को 328 फीट गहराई में बने मजबूत बंकर में रखा गया है। अमेरिका के पास GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब है, जो 200 फीट की गहराई तक ही तबाही ला सकता है। यानी अमेरिका की जितनी कैपेसिटी है, उससे भी 125 फीट नीचे न्यूक्लियर मटीरियल है। इस हिसाब से सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर होने के बावजूद ट्रंप का मिशन अधूरा रह जाएगा। ऐसे में उनके पास दूसरा विकल्प पिकेक्स में अपनी स्पेशल फोर्स को उतारना हो सकता है, यानी वेनेजुएला की तर्ज पर ग्राउंड ऑपरेशन। लेकिन यूएस फोर्स जानती है कि वेनेजुएला जैसे हालात ईरान में नहीं है। इस पहाड़ की ऊंचाई 5000 फीट है, जो यूरेनियम छिपाने के लिए सबसे सेफ है। ऊबड़ खाबड़ इलाका होने के चलते ट्रैक करना मुश्किल है। पिकेक्स माउंटेन पर ईरान की सेना ने छावनी बना दी है, जहां उनकी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका के लिए सुसाइडल मिशन साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र के लेंस से देखें तो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की महायुद्ध वाली मुहिम परमाणु मुद्दे पर ही शुरू हुई थी, लेकिन 2 साल बाद भी अगर न्यूक्लियर मटेरियल का मुद्दा उठ रहा है तो साफ है कि ट्रंप और नेतन्याहू अब तक अपने मिशन में फेल रहे हैं। और ट्रंप ने पहले जितनी भी बातें कही थी, ऑब्लिटरेटेड वगैरह क्या क्या, वो सब झूठ था। जबकि उनकी ताकत के आगे ईरान जैसा कमजोर मुल्क न केवल डटकर खड़ा है, बल्कि अपने परमाणु मिशन पर आगे बढ़ते हुए उनके हर हमले का पलटकर जवाब भी देता रहा। इसीलिए लोगों के मन में सवाल है कि जब इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज तक ट्रंप तेहरान को सरेंडर नहीं करवा सके, तो पिकेक्स माउंटेन में उनकी कामयाबी की क्या गारंटी? अब वो खबर जो हमारे सभी दर्शक इस चैनल पर लगातार काफ़ी डिटेलिंग से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमें इसके लिए बता रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी कवरेज की है। आगे बढ़ाते हैं इस खबर को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रामधन की लूट की। इसके केंद्र में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी हैं, जिनका एक बयान आज कई सवालों के साथ ट्रेंड कर रहा है। आज दोपहर गोविंद देवगिरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चढ़ावा चोरी पर उन्होंने अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त किए। इस घटना को बड़ा झटका माना। उन्होंने प्रायश्चित और अनुष्ठान वाले ऐसे तरीके बताए, जिसके बाद उनकी टोपी ट्रांसफर वाली नियत सामने आ गई है। सबसे पहला किसी भी भूल का प्रायश्चित ये होता है कि जो भूल हो गई वो कभी दोहरानी नहीं चाहिए। तो किसी भी प्रकार इस प्रकार की चढ़ावे की चोरी अथवा किसी भी प्रकार का अपहार वहां पर नहीं होगा। इसके लिए कड़ी व्यवस्था करना यह हमारा सबसे पहला आवश्यक कदम है। व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूँ। रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहाँ आपके भगवान का यह अपराध है, और इसलिए वहाँ के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहाँ पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहाँ पर बैठ करके और
कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। जब करने से चोरी का पैसा वापस मिलेगा? अनुष्ठान से ज्यादा जरूरी सीसीटीवी की मॉनिटरिंग नहीं है? गोविंद देवगिरी जो मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, जिनके पास ट्रस्ट के खातों के रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो अब इससे साफ इनकार कर रहे हैं, बच के निकल रहे हैं। गोविंद गिरी प्रायश्चित का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं है। अपराध पर अनुष्ठान वाला आयोजन है, लेकिन इस्तीफे वाली ना नियत है, ना ही नैतिक कर्तव्य की बात है। धार्मिक जाप से सब ढकने की कोशिश है, लेकिन सजा से शुद्धि की नियत नहीं है। गोविंद देवगिरी के अगले बयान से आप समझ जाएंगे कि उनको लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। वो लापरवाही को असावधानी बता रहे हैं और चंपत राय पर जिम्मेदारी को सुपरफास्ट गति से ट्रांसफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंपत राय जी की असावधानी हुई ये तो मैंने कहा है, लेकिन चंपत राय जी ने भी यह काम हमारे दूसरे न्यासी जो अनिल मिश्रा जी डॉक्टर रहे, उनके लिए सौंपा हुआ था और वो इस काम को देख रहे थे। उनके द्वारा भी यह असावधानी हो गई। चंपत राय जी लिख करके स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं भी कहूंगा कि उनको आकर के जैसे मैं बैठा हूं ऐसा बोल करके देना चाहिए। चंपत राय जी और डॉक्टर अनिल मिश्रा, इनको केंद्र सरकार ने न्यासी बनाया। केंद्र शासन ने जिस विश्वास के साथ इन सब लोगों को नियुक्त किया है, उस विश्वास का पालन करने का इन लोगों ने प्रयास किया और उस पर कुछ असावधानी हो गई। इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत बात है। चंपत राय ने तो इस्तीफा दे दिया, आप क्या करेंगे? कोषाध्यक्ष को अगर यह नहीं पता है कि कोष में चोरी हो रही है, तो फिर क्या वो कोषाध्यक्ष है? खैर, चढ़ावा चोरी वाले केस के बाद मंदिर प्रशासन पर आरोपों वाले दाग लगे, लेकिन क्या गोविंद गिरी जैसे लोग अपने आध्यात्मिक विचारों से इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं या कर भी सकते हैं? इसीलिए समझना जरूरी है कि गोविंद देवगिरी की जिम्मेदारी क्या थी और राम मंदिर में हो क्या रहा था। वो कोषाध्यक्ष हैं, ट्रस्ट के खातों का रखरखाव उनकी पहली जिम्मेदारी थी, लेकिन चढ़ावा चोरी की भनक उन्हें नहीं लगी। इसका सीधा सीधा जवाब देने से वो बच रहे हैं। दान गिनने वाले केंद्र में पारदर्शिता को बनाए रखने की उम्मीद थी, लेकिन सवाल है कि काउंटिंग स्टाफ की हेराफेरी से वो बेखबर क्यों रहे। दान में मिले एक एक पैसे की सुरक्षा एक कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। सवाल है कि फूल प्रूफ काउंटिंग सिस्टम क्यों नहीं था। यहां पर एक एग्जाम्पल है, इस देश में कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर ट्रस्ट हर दिन अकाउंटिंग की डिटेल सारे ट्रस्टीज को देती है। क्या वो जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की नहीं थी? लेकिन इन सवालों का जवाब शायद गोविंद देवगिरी के पास नहीं है, इसीलिए वो सवालों से बच रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को जीरो साबित करने पर तुले हुए हैं। सवाल यह है कि क्या चोरी के अपराध का प्रायश्चित अपने घर में बैठकर किया जा सकता है? रामधन की जो चोरी हुई, क्या वो आपराधिक कानून के दायरे से बाहर है? क्या प्रायश्चित शब्द का जाप करके डिस्काउंट की इच्छा रखना उचित है? वो ये भी कह चुके हैं कि दान की दैनिक गिनती और नकदी के संचालन की जिम्मेदारी उनके पास नहीं थी। तो सवाल यही है, उनके पास क्या जिम्मेदारी थी? गोविंद देवगिरी ने सोशल मीडिया में चोरी की रकम को बड़ा चढ़ाकर पेश करने का भी आरोप लगाया। उनके अनुसार चोरी की राशि 3 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। इस पर राजनीति हो रही है। इतनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ है। लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक कहा है। जो भी कोषाध्यक्ष है तो इस्तीफा किसको देगा? लापरवाही इसको नहीं कहते हैं, इसको जानबूझ करके ये कोठी बन गया लापरवाही से अनिल मिश्रा के। अब ये जो कार्य किया है, ये लोग काम किए हैं, बहुत निंदनीय काम किए हैं। राम जी के साथ गद्दारी किए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है गोविंद देवगिरी का। गोविंद देवगिरी कह रहे हैं मैं क्यों इस्तीफा दूं, चंपत राय का लापरवाही है। अरे भाई, चंपत राय की कैसे लापरवाही है? सबसे बड़ी लापरवाही तो आपकी है। कोषाध्यक्ष आप थे, कोष के मालिक आप थे, कहाँ थे आप? आज तक आप सफाई नहीं दे पाए, कितने की चोरी हुई, कितना घोटाला हुआ। सबसे बड़ी असावधानी तो महाराज आपसे हुई है, गोविंद देवगिरी जी से हुई है।
आपने दायित्व ले लिया कोषाध्यक्ष का और आपके खुद के वक्तव्य में बता रहे हैं कि हमको पता ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी असावधानी आपकी है और वो असावधानी अक्षम्य असावधानी है, ये क्षमा योग्य असावधानी नहीं। अगर कोषाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि आंकड़ों को बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, इसका मतलब आपको आंकड़े पता है, ये माना जाए, क्योंकि आपके पास तो अथॉरिटी है। तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? तमाम सवालों के बीच आज गोविंद देवगिरी ने काफी जोड़ तोड़ करके, काफी दिमाग लगा के अनुष्ठान और प्रायश्चित वाली थ्योरी दी, लेकिन प्रैक्टिकल की बात आई तो एक्सपोज हो गए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस्तीफा नहीं देंगे। उनके मन में अनुष्ठान और प्रायश्चित वाले विचार हैं, लेकिन इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा देने का मन बनाया है, ऐसी वार्ता आने लगी। इसके कारण अनेक लोग आहत भी हुए, मुझे मैसेज और फोन भी आने लगे। ये वार्ता निराधार है। किसी प्रकार से भी इस्तीफा देने का, त्यागपत्र देने का विचार भी मैंने अपने मन में लाया नहीं है, न उसकी मैं आवश्यकता अनुभव भी करता। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मंदिर आंदोलन के दौरान यह पंक्ति गूंजी थी, तो इसे आध्यात्मिक माना गया था। तब किसी को यह पता नहीं था कि 2026 में कई चोरों के भाग खुल जाएंगे और वो रामधन लूट कर अपनी झोपड़ी में भर लेंगे। जो आंदोलन का गीत था वो इस दौर में रामधन की चोरी का यथार्थ बन गया है। फिक्र की इस रिपोर्ट से निकले ये मैसेज भी बड़ी बड़ी मछलियों को चुभ सकते हैं। पहला मैसेज कि चोरी अपराध है, प्रायश्चित जैसे शब्द बोलकर सजा या जिम्मेदारी से डिस्काउंट नहीं मिलता है। दूसरा मैसेज, रामधन लूट के बाद अनुष्ठान और जाप जैसे शब्द भक्तों का विश्वास नहीं लौटा सकते। तीसरा और सबसे अहम मैसेज, अगर बड़ा पद है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। इस्तीफे से इनकार करने में अहंकार झलकता है या कुर्सी का मोह, जो कहीं ना कहीं वैचारिक मरम्मत की जरूरत का एहसास दिलाता है। फिक्र में अब अगली खबर की तरफ चलते हैं, जिसके केंद्र में है धार भोजशाला। 2 महीने पहले 15 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में धार भोजशाला को सरस्वती मंदिर माना था। इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 5 अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष के लिए परिसर के पास खुले स्थान पर नमाज की व्यवस्था करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एएसआई से कहा कि अनुमति के बिना परिसर में कोई बदलाव न करें। कोर्ट ने केंद्र, एएसआई और हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी। यानी फिलहाल भोजशाला के अंदर नमाज की अनुमति नहीं होगी, लेकिन परिसर के पास तय खुले स्थान पर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस आदेश के बाद एक बार फिर से बयानों वाले बाढ़ चलने शुरू हो गए हैं। धर्म गुरुओं और मौलानाओं के साथ साथ राजनीतिक दलों के कुछ नेता भी धार भोजशाला और कमाल मौलाना मस्जिद पर बयान दे रहे हैं। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि जो हाई कोर्ट का आदेश है उस पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए स्टेटस को एंटी देने से मना कर दिया कि भोजशाला का मैटर एक कम्युनल जो हार्मनी है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। भोजशाला कैंपस से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह हो तो जुम्मे की नमाज अदायगी के लिए मुस्लिम पक्ष को जगह देने का, और राज्य सरकार ये जगह मुहैया कराएगी उनके नमाज अदायगी के लिए। जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हैं वो बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति का एएसआई या गवर्नमेंट किसी तरह का चेंज वहाँ नहीं करेगी। ऐसे तो फिर बहुत सी जगहें मौजूद हैं पहले से भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के काम करा के दबाव में लोकल कोर्ट्स के माध्यम से विवादास्पद स्थिति पैदा करना चाहती रही है शुरू से। अब अपील में गए हैं, कमेटी जो है कमाल मौला मस्जिद कमेटी जो अपील में गई है, उम्मीद है पूरी कि एक न्याय मिलेगा। ठीक है, अभी जो राहत दी है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी उसका स्वागत है, लेकिन निश्चित ही जब इसके निर्णायक भूमिका में आएंगे तो पूरा क्षेत्र माँ का मंदिर है। सिर्फ कोर्ट अब आस्था पे फैसले दे रहे हैं, सबूत, दलील और प्रूफ को नजरअंदाज किया जा रहा है। मुसलमानों का हरेसमेंट करना और उनको कमजोर करने वाली बातें हैं। एक बार जो निर्णय हो गया और
हर तथ्य से, हर दृष्टिकोण से वहाँ पर माँ सरस्वती का ही मंदिर है, लेकिन पुनः उनको भी उसको विवाद की स्थिति में लाने के लिए मुस्लिम पक्ष के द्वारा पूर्ववत स्थिति यथास्थिति बरकरार रखने के लिए याचिका दायर किया गया था। एक स्लिप ऑफ टंग का करेक्शन है, कमाल मौला मस्जिद। खैर, मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने की है। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी, अभिषेक मनु सिंघवी और मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को पूरे मामले की जानकारी दी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुजैफा अहमदी ने दलील देते हुए कहा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से परिसर में वर्षों से चली आ रही धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। लंबे समय से शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करता था, जबकि मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय को परिसर में प्रवेश और नमाज से वंचित कर दिया गया है। 1947 से लेकर विवादित फैसले तक यथास्थिति बनी हुई थी। हाईकोर्ट ने हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए थोड़ा भी समय नहीं दिया। उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट और उसके आधार पर दिए गए निष्कर्षों पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी मुस्लिम पक्ष की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 की भावना और प्रावधानों के विपरीत है। कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं। यहां 700 वर्षों से रोज नमाज पढ़ी जा रही है। 1927-28 के सर्वे में इसे मस्जिद बताया गया। एमपी वक्फ एक्ट के नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही कहा गया। 1935 के धार इलाके के दरबार गैजेट में भी यही बात कही गई थी। लेकिन बसंत पंचमी के साथ साथ नमाज पढ़ने की भी इजाजत है। यह सांप्रदायिक सद्भाव का बेहतरीन उदाहरण है। इस व्यवस्था को नहीं बदला जाना चाहिए था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा, 1995 में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी कि धार्मिक गतिविधियां सौहार्दपूर्ण तरीके से जारी रहेंगी। इस स्थिति को अचानक बदलना गलत था। वहां 800 वर्ष पुरानी मस्जिद है और नमाज रुकवाना बेहद सख्त कदम है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या अधिकारों पर असर डाले बिना नमाज पढ़ने के लिए आसपास की कोई जगह तय की जा सकती है। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने भी यह कहा, इस खास परिसर का महत्व है, यहां प्रार्थनाएं होती रही हैं। अगर हमें किसी एक शुक्रवार को नमाज करने की अनुमति दी जाए, जैसा कि हम 1935 से करते आ रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश के एक दिन बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किया, मुसलमान अंदर नहीं जा सकते। क्या आज एक समुदाय को बाहर करना सही है? सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि बहुत संवेदनशील मामला है और आप सभी सीजेआई कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं। अपनी दलीलों में शब्दों का संभल कर इस्तेमाल करें। यहां जो हो रहा है उससे गलत संदेश जा सकता है। हमें अपनी बातों को लेकर सावधान रहना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके बाद इस पर चर्चा हुई कि क्या धार भोजशाला के पास नमाज हो सकती है। सीजेआई ने फिर पूछा, क्या अधिकारों पर असर डाले बिना नमाज पढ़ने के लिए आसपास की कोई जगह तय की जा सकती है? वकील हुजैफा ने कहा कि हमारे पास फिलहाल कोई जगह नहीं जो नमाज के लिए हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इसके लिए तैयार है। सीजेआई ने कहा कि हम एक अस्थायी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नमाज पढ़ने के लिए जगह मिल सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आदेश दिया कि शुक्रवार के दिन 1 बजे से 3 बजे तक नमाज के लिए अलग से जगह तलाशी जाए। आखिर में कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी भी आदेश से बचने पर जोर दिया जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो या सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज धार की भोजशाला पर चल रहे जिस विवाद पर अपना अहम फैसला सुनाया है, उसकी जड़ें 11वीं सदी के उस दौर से जुड़ी हैं जब मालवा पर राजा भोज का राज था। इतिहासकार सुभाष चंद्र पाठक की किताब मांडू सिटी ऑफ जॉय के अनुसार यह जगह मूल रूप से विद्या की देवी मां सरस्वती का मंदिर और एक महान विद्यापीठ था, जिसे बाद में
कालखंडों में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। वर्ष 1011 से 1055 के बीच मालवा के सबसे प्रतापी परमार शासक राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया और इस भोजशाला की स्थापना की। किताब के मुताबिक यह मूल रूप से राजा भोज की इष्ट देवी मां सरस्वती का मंदिर था और उस दौर में अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। भोजशाला के विवाद का मुख्य कारण इसका ऐतिहासिक परिवर्तन है। किताब में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि देवी सरस्वती के इस मंदिर को बाद में कमाल मौला मस्जिद में बदल दिया गया था। किताब में यह भी लिखा है कि आज भी इस इमारत के अंदर संस्कृत भाषा में उकेरे गए कई शिलालेख मौजूद हैं जो इसके मूल स्वरूप की गवाही देते हैं। इस इमारत के गेट के पास ही एक छोटा सा अहाता है जिसे कमाल मौला का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां कुल 4 मकबरे हैं, जिनमें से एक मालवा के शक्तिशाली सुल्तान महमूद खिलजी का और दूसरा सूफी संत शेख कमाल मौला का माना जाता है। धार पर आक्रांताओं का कब्जा 1305 ईस्वी में हुआ था, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन उल मुल्क ने धार और मांडू को जीत लिया था। किताब के अनुसार यहीं पर धार का एक पुराना शिलालेख मिला जो बताता है कि 1392 ईस्वी में मालवा के गवर्नर दिलावर खान ने धार की क्षतिग्रस्त मस्जिदों की मरम्मत करवाई। अब चलते हैं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में, जो इन दिनों इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को बेचैन किए हुए है। वैसे यह हाल तो कई दिनों से चल रहा है, लेकिन अब मुनीर परेशान है। बस कुछ घंटे बाद वहां कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है। 15 जुलाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुनीर के दफ्तर में पैनिक बटन दब चुका है। चिंता सिर्फ इस बात की है कि क्या इस बार पीओके हाथ से निकल जाएगा। क्या 15 जुलाई पीओके की आजादी की तारीख बन जाएगी? इन सवालों का जवाब देती है रिपोर्ट, आपको देखनी चाहिए। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की ये तस्वीरें देखकर मुनीर की फौज में खौफ भर गया है। सरकार हिल गई है। आसिम मुनीर का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सब सड़कों पर उतर आए हैं। इस बार वो इस्लामाबाद से आर पार के मूड में है। पाकिस्तान की क्रूरता, कायरता और कत्लेआम के खिलाफ ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। पीओके में जन आंदोलन को कुचलने के लिए 17,000 से ज्यादा जवान उतारे गए हैं, लेकिन आजादी के लिए तड़प रहे आंदोलनकारियों का हौसला नहीं टूट रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून से जारी इस आंदोलन में 61 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन वो आज भी उसी हिम्मत के साथ डटे हुए हैं। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही JAAC यानी जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, जिसके लिए हजारों की संख्या में अवाम सड़कों पर उतर चुकी है। मुजफ्फराबाद कूच करते हुए मीरपुर से रावलाकोट तक आजादी के नारे लग रहे हैं और गूंज रावलपिंडी तक सुनाई पड़ रही है। पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ सब एक राह पर चल पड़े हैं। मुनीर की फौज को ललकार रहे हैं। महंगाई, बिजली संकट, टैक्स और सरकारी अनदेखी के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से कोई यू टर्न नहीं बल्कि आजादी का रास्ता है। JAAC ने 38 सूत्री मांग पूरी करने के लिए आज तक का अल्टीमेटम दिया था, जो खत्म हो गया। लिहाजा प्रदर्शनकारी वादे के मुताबिक मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च के लिए निकल पड़े। बताया जा रहा है कि पीओके के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर लोग अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं। इस भीड़ को देखकर अभी से जनरल मुनीर और उनकी फौज की बौखलाहट बढ़ने लगी है। देखिए, अगर फिक्र के लेंस से देखें तो पीओके में पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ ब्रिटेन, यूरोप से भी आलोचना की आवाज आ रही है। मौलिक अधिकार और हक के अलावा वहां की असेंबली में 12 आरक्षित सीटों का विवाद भी है, जिसे JAAC खत्म करने की मांग कर रहा है। आरोप है कि पाकिस्तान की सत्ता इन सीटों का इस्तेमाल स्थानीय लोगों के राजनीतिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए करेगी। शुरू में पाकिस्तान को लगा कि गोलियों के आगे मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन इस बार आंदोलन की आग ऐसी फैली है जो इस्लामाबाद को भी जलाने की ताकत रखती है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और एक वायरल वीडियो की फाइल खोलते हैं। ये खबर है महाराष्ट्र के नासिक में घूमने गए एक परिवार के साथ हुई खौफनाक घटना की।
परिवार की महिला के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने न सिर्फ हमला किया बल्कि 15 से 20 किलोमीटर तक उनका पीछा कर उनकी कार में जमकर तोड़फोड़ की। इन तस्वीरों में आप 2 लोगों को कार का पीछा करते हुए और उनकी कार पर हमला करते हुए देख सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस परिवार के 8 सदस्य भवली डैम घूमने गए थे। लौटते समय 2 युवकों ने परिवार की एक महिला के साथ छेड़खानी के विरोध करने पर गाली गलौज करने के साथ साथ अपने और साथियों को बुला लिया। इसके बाद बदमाशों ने सफेद रंग की बलिनो कार से उनका पीछा किया, फिर लोहे की रॉड और डंडों से कार में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है, लेकिन यह घटना नासिक जैसे पर्यटन वाले इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।